डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। जब ये यूनिट स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बताया था कि इस पूरी यूनिट में हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन। अब बारी आ गई है कि विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, कौन सा सेल लगाते हैं। यही वो सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। यानी तुमसे कोई पूछे कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, या लिखा विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। विद्युत अपघटन यानी कि किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या उसकी पिघली हुई अवस्था में जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका आयनों में विघटन हो जाता है। आयन, विद्युत अपघट्य के आयन होते हैं धनायन और ऋणायन, आयनों में विघटन हो जाता है, तब इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जिस सेल में हो रही होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो ऐसे भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी विद्युत अपघट्य की पिघली अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका आयनों में विघटन हो जाता है, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जिस सेल में होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको, डेफिनेशन को कैसे। मैं एक सेल बनाता हूँ, तुम भी साथ साथ बनाओ। ये कोई इलेक्ट्रोड है जो इसमें डूबा हुआ है और इसमें विद्युत अपघट्य भरा है। कोई भी विद्युत अपघट्य KCl, NaCl, कोई सा भी विद्युत अपघट्य आप ले सकते हो, इसमें भरा हुआ है। मान लो यदि इसमें नमक का विलयन भरा होता, NaCl का विलयन इसमें भरा होता, मान के चलो विद्युत अपघट्य क्या होता, NaCl। तो इसमें दो आयन होते, एक धनायन होता Na+ आयन और एक Cl- आयन, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो इसका धन ध्रुव, ये ऋण है एक, तो ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, यानी एक टर्मिनल पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो बताओ पॉजिटिव वाला तो किसकी तरफ भागेगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि ये तो इस तरफ आएगा। और ये जो निगेटिव है Cl- आयन, ये किस तरफ आएंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे। इस तरह से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर चलते हैं आयन हमेशा। ठीक है। अब देखो ये V वोल्ट की बैटरी है और इसमें एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। वो अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। ठीक है। सबसे पहले इसका पूरा वर्णन पढ़ना है। पहले तो डेफिनेशन पढ़ ली हमने विद्युत अपघटनी सेल की, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। या फिर मैंने दूसरी डेफिनेशन बताई, जब किसी विद्युत अपघट्य की पिघली अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखो बैटरी के थ्रू, ये कोई जलीय विलयन है विद्युत अपघट्य का, नमक का जलीय विलयन है, मिला रखा है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका आयनों में विघटन हो जाता है, इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। और ये क्रिया जिस सेल में हो रही है उस सेल को हम बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हैं, किसी भी पदार्थ के हो सकते, किसी भी धातु के हो सकते हैं ये इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब देखिए एक एक से हम इनके बारे में पूरा वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हमें
हेडिंग लगा लेनी है इलेक्ट्रोड, यानी इनका क्या काम है। इलेक्ट्रोड क्या करते हैं। इलेक्ट्रोड कोई भी धातु की छड़ होती है जो कि विद्युत अपघट्य में डूबी रहती है, और इनका धन ध्रुव यानी एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है। ये तो इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। अब आता है दूसरे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या करते हैं, देखो दूसरी हेडिंग है विद्युत अपघट्य। ये क्या होते हैं, सब इसकी डेफिनेशन जानते भी होंगे विद्युत अपघट्य की, यानी कि वे पदार्थ जो धनायन और ऋणायन में विघटित हो जाते हैं और आयनों के माध्यम से विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा वर्णन, मान लो सेल का वर्णन कर लो, या फिर बैटरी क्या करती है, चलो बैटरी लिख लो। बैटरी क्या करती है, बैटरी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत का स्रोत होती है, यानी विद्युत धारा देने के लिए इसमें बैटरी की आवश्यकता होती है, यानी विद्युत का स्रोत इस सेल में बैटरी है। और चौथा वर्णन आ जाता है इसका सेल का वर्णन। वो कैसे लिखोगे सेल का वर्णन, देखो सेल का वर्णन में क्या हो रहा है, इसमें क्या है, मान लो मैंने NaCl लिया विद्युत अपघट्य, तो NaCl जब अपघटित होगा तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में विघटित होगा, और ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो ये क्लोरीन मान लो यहाँ पहुँचा, तो क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रोडों पर जाके ये क्या करते हैं, उदासीन होना चाहते हैं, कोई किसी का कर्ज लेना नहीं चाहता। यानी जैसे ही ये विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाएंगे तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसने ले रखा है तो अब ये त्यागेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। ऐसी Cl बहुत सारी बनेंगी, जब Cl हर बार 2 इकट्ठी हो जाएंगी तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बताओ इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है, मैंने कल ही पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ पर होती है, एनोड पर। ऑक्सीकरण क्रिया एनोड पर होती है। Cl कहाँ पहुँच रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, Cl यहाँ पर आ रहे हैं, नेगेटिव है ना, और सोडियम कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीकरण क्रिया एनोड पर होती है, बिल्कुल सही आपने पढ़ा ही है कि ऑक्सीकरण क्रिया एनोड पर होती है। अब देखो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर भी कोई क्रिया हो रही होगी। देखो ये सोडियम प्लस आयन कहाँ पहुँच रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल पर, मतलब Na प्लस आयन इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे तो अब ये वापस ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सोडियम। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। और इस क्रिया में ये अपचयन क्रिया हमेशा कहाँ पर होती है, कैथोड पर होती है। तो बताओ सोडियम प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, सोडियम प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो ये तो हो गया कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड। बिल्कुल क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि हमेशा कई बार बच्चे रट लेते हैं कि एनोड धनात्मक कैथोड ऋणात्मक, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्युत अपघटनी सेल में हमेशा एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है हमेशा, और विद्युत रासायनिक सेल में उल्टा होगा। और वैसे भी कौन सा अपन ने रटना है, तुम खुद देखो धन ऋण कैसे आया। मुझे नहीं पता था कि ये धन है कि ऋण है, देखो बस इतना पता था कि एक इलेक्ट्रोड इसका धनावेशित है और एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एनोड है ये कैथोड है, तो देखो ध्यान से, ये क्लोरीन माइनस आयन कहाँ पहुँच रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं क्लोरीन माइनस आयन, और क्लोरीन माइनस आयन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। तो ये क्या, कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। मतलब ये क्रिया ऑक्सीकरण हो गई, तो ऑक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पर। तो जो क्लोरीन वाला इलेक्ट्रोड है, जहाँ क्लोरीन जा रही है, वो क्या कहलाएगी, एनोड। देखो क्लोरीन यहाँ पे आ रही है तो ये क्या कहलाएगा, एनोड।
ऐसे ही हम कैथोड को भी निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम प्लस आयन है, सोडियम प्लस आयन किस पे है? इस वाले इलेक्ट्रोड पे। हमें पता नहीं कैथोड है क्या है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्रिया हमेशा कैथोड पर होती है, तो सोडियम प्लस आयन है वो क्या कहलाएगा? हमेशा कैथोड कहलाएगा। बोलो ये समझ में आया? अब सेल का वर्णन कुछ भी नहीं है, किसी विद्युत अवघट्ट में, ये विद्युत अवघट्ट है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका आयनों में विघटन हो जाता है। धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर एकत्रित होकर उदासीन हो जाते हैं। फिर आती है सेल अवक्रिया। माना विद्युत अवघट्ट NaCl है, तब सेल अवक्रिया निम्न प्रकार होगी। जैसे सेल अवक्रिया पहले अपघटित होती है, फिर एक क्रिया है वो ऑक्सीकरण की, एक क्रिया अपचयन की, यानी ये क्रिया तो है ऑक्सीकरण की। अच्छा, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक। सबसे पहले ये परिवर्तित हुआ, फिर ये, तो प्राथमिक परिवर्तन में ये और ये दोनों एक साथ होती हैं, ये द्वितीयक परिवर्तन है, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक परिवर्तन। क्लियर हुआ? चलिए अब अपन एक और सेल पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रहेगा कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड हमेशा क्या होता है? धनात्मक। कैथोड हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। चलिए अब अपन बनाते हैं विद्युत रासायनिक सेल, यानी क्वेश्चन लिखते हैं विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हो? तो उल्टा है, विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल का उल्टा होता है, यानी वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सब हेडिंग लगा लो, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे? देखो अब इस सेल से हम समझेंगे ये किस तरह से विद्युत ऊर्जा को। अच्छा, इस सेल के दो एक नाम भी हैं, जैसे इसका जो उदाहरण दिया था वो डेनियल सेल के नाम पे है, डेनियल उन्होंने दिया था, तो डेनियल सेल के उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। इसी सेल को वोल्टी सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्टा ने भी इसको बनाया था और उन्होंने भी डेनियल सेल का उदाहरण दे के समझाया। तो विद्युत रासायनिक सेल का नाम वोल्टी सेल भी पड़ गया। एक गैल्वेनिक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। यानी कि डेनियल सेल, वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल, इस सेल के तीन नाम हैं। विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल, वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है। डेनियल सेल को उदाहरण से समझाओ, या वोल्टी सेल को सचित्र समझाओ, या फिर गैल्वेनिक सेल को सचित्र समझाओ। तो चलिए हम समझते हैं डेनियल सेल। हेडिंग लगा लो, डेनियल सेल। इसकी डेफिनेशन वही हो जाएगी जो विद्युत रासायनिक सेल, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसकी क्रियाविधि रेडॉक्स अपक्रिया पर आधारित है, यानी रेडॉक्स अपक्रिया होगी। रेडॉक्स तो इसमें भी हो रही थी, लेकिन अंतर यह कि इसमें एक ही पात्र में हो रही है, उसमें अलग अलग पात्रों में होती है। देखो कैसे, चित्र बनाता हूँ इसका। एक ये पात्र है, इसमें दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, हटा देता हूँ इसको चित्र को। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है,
इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट। यहाँ पे एक कुंजी लगी होती है जो बंद चालू के काम आती है, इसको नीचे कर देते हैं, बंद हो जाती है। ठीक है, और इसमें 2 विलयन भरे हुए हैं। एक जिंक का विलयन भरा हुआ है Zn, मतलब एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, और दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है Cu। 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, और इसको सेल को बनाने के लिए उसी का लवड़ विलयन भरते हैं जिसका इलेक्ट्रोड होता है। जैसे ये इलेक्ट्रोड यदि जिंक का है तो इसी का लवड़ विलयन इसमें भरना पड़ेगा। जिंक का इलेक्ट्रोड है तो इसी का लवड़ विलयन इसमें भरना होगा, यानी जिंक के इलेक्ट्रोड को डुबाने के लिए जिंक का ही लवड़ विलयन भरते हैं। इसमें भरा हुआ है 1 मोलर सांद्रता का ZnSO4 का विलयन, जिसमें से जिंक प्लस आयन विलयन में जाने लगते हैं, यानी इसमें से Zn2 प्लस आयन इस विलयन में जाने लगते हैं। ठीक है, और इधर कॉपर का विलयन भरा होता है 1 मोलर CuSO4, तो इसमें Cu2 प्लस आयन इस छड़ की ओर जाने लगते हैं। उल्टा होता है, इसमें ग्रहण करता है और इसमें ये त्यागता है। इसमें ये छड़ ग्रहण कर रही है और इसमें ये छड़ जिंक 2 प्लस आयन त्याग रही है। ठीक है, और इसमें विलयन भरा हुआ है वही कॉपर सल्फेट। दोनों में अलग अलग विलयन भरे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, जिंक वाले में जिंक का और कॉपर वाले में कॉपर का। अब इसमें एक लवड़ सेतु लगा होता है, वो क्या करता है वो भी मैं बताऊंगा। एक लवड़ सेतु भरा होता है, एक जेल टाइप का, एक यू आकार की नली है जिसमें एक जेल भरा हुआ है यहाँ पर पूरा। ठीक है, और इस लवड़ सेतु को इसमें भरा हुआ है KCl का विलयन, और KCl में K प्लस आयन भी होते हैं और Cl माइनस आयन भी होते हैं। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से आयन किधर जाएंगे। इसको बोलते क्या है, पहले देखो लवड़ सेतु। इसको लवड़ सेतु, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जिंक की छड़ को जेड उसी के लवड़ विलयन में, कॉपर की छड़ को कॉपर के लवड़ विलयन में जब डुबोया जाता है तो ऑटोमेटिक जिंक की छड़ से Zn2 प्लस आयन विलयन में जाने लगते हैं। कैसे जाने लगते हैं, देखो रिएक्शन क्या होगी। जिंक की छड़ से Zn2 प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस विलयन में Zn2 प्लस आयन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू गैल्वेनोमीटर से निकलते हुए कहाँ चले जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, और ये कॉपर की छड़ पर आते हुए विलयन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगा कॉपर की छड़ पर, यहाँ पे इसको अंदर विलयन में Cu2 प्लस आयन मिलेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यहाँ से एक साथ कितने 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये Cu में अपचयित हो जाएगी। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ऑक्सीकरण। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन। ये हो गई ऑक्सीकरण और ये हो गई अपचयन, 2 क्रिया हो गई। इसी तरह से ये क्रिया चलती रहती है। और देखो हमारी रासायनिक क्रिया से क्या हमें विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर हमारा विद्युत धारा नाप के बताएगा कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बार बार ये जिंक की छड़, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जिंक की छड़ Zn2 प्लस आयन त्याग के एकदम ख़त्म हो जाएगी, और इसमें CuSO4 के विलयन से Cu2 प्लस आयन Cu की छड़ पर ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, तो ये मोटी हो जाएगी। यानी कि ये छड़ तो हो जाएगी पतली और ये छड़ हो जाएगी मोटी। लेकिन
ये लवण सेतु का काम क्या है भाई? जिंक की छड़ पतली होती जाएगी, Zn2+ आयन बनते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंक आयनों की संख्या इसमें इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जिंक की छड़ से Zn2+ आयन निकलना बंद हो जाएंगे। कारण Zn2+ आयन यानी धन आयनों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनमें प्रतिकर्षण होने लगेगा, मतलब बाहर से आने वाले अगले Zn2+ आयन को विलयन नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसमें ऑलरेडी ज़्यादा है। जब आप खाना खाते हो और पेट भरा हो फिर भी तुमसे ज़बरदस्ती कहे कि लो तुम, तो कैसे तुम खाओगे? ऐसा ही है विलयन में, जब Zn2+ आयन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जिंक की छड़ त्यागने में असमर्थ हो जाएगी, या त्यागना चाहेगी तो विलयन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से इधर भी प्रॉब्लम आने लगेगी। जब Zn2+ आयन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आएंगे तो कॉपर की छड़ में से Cu तो इस पे आ गए, Cu2+ आयन ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन इस विलयन में क्या बच गया? SO4- आयन बचा कि नहीं? SO4 आयन बचा। ये इतने ज़्यादा माइनस आयन हो जाएंगे कि ये अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, माइनस आयनों में क्या है? प्रतिकर्षण होने लगेगा। तो ये वाला विलयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा और ये वाला विलयन Zn2+ आयन ग्रहण नहीं करेगा। तो बताओ ये क्रिया रुक जाएगी बीच में ही। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ये तो बीच में ही रुक गई, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने एक लवण सेतु की खोज की कि लवण सेतु लगा के देखते हैं। और लवण सेतु में क्या होते हैं? धन आयन और ऋण आयन, ये डूबे हुए हैं, दोनों जेल टाइप का बना दिया। ज़रूरत के हिसाब से ये विलयन उसमें से धनायन ऋणायन ले लेगा। देखो कैसे, इसमें किसकी संख्या बढ़ रही है? Zn2+ आयन की। तो इसमें कौन से आयन इधर आएंगे? ये कौन से आयनों को खींचेगा इस लवण सेतु में से? निगेटिव आयनों को। अच्छा, इधर कौन से आयन जाएंगे? प्लस आयन, क्योंकि इसमें किसकी संख्या बढ़ रही है? SO4 निगेटिव आयन की। तो जब इसमें Cl- आयन आएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? ZnCl2, और ZnCl2 यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड के नीचे कीचड़ जम गया। अच्छा जी, एनोड क्यों बोल रहा हूँ मैं, कैथोड क्यों नहीं कहा? देख लो ध्यान से। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हमेशा कहाँ होता है? एनोड पर ही होता है, इसलिए ये कौन सा है? एनोड। ये अपचयन, तो ये क्या है? कैथोड। ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, ये पता चल गया। अब बात आती है कि एनोड धनात्मक निकलेगा या ऋणात्मक। तो ध्यान से देखोगे ये भी पता चल जाएगा। देखो, इसको पता करने के लिए आप बताओ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं तो बताओ विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? उल्टी। विद्युत धारा इधर चलेगी तो विद्युत धारा हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा हमेशा चलती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है और धनायन से ऋणायन की ओर चलती है। दूसरा कारण भी समझ लो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है। देख लो, दूसरा कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो बताओ किस इलेक्ट्रोड की ओर? धन इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे या ऋण? तुम कुछ सोचो, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित, तो वो धन प्लेट की ओर जाएंगे, यानी कि खुद वो ऋण है तो वो धन की ओर मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये धन प्लेट है और इधर से निकल रहे हैं तो वो ऋण प्लेट है। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गई कि ये एनोड है और ऋणात्मक है। उस वाले सेल में एनोड कैसा था? धनात्मक था, और इस वाले सेल में एनोड कैसा है? ऋणात्मक है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि तुम्हें दिखता रहे, पता चले कि एनोड इसमें क्या था। एनोड इसमें अभी भी देखो धनात्मक है और इसमें एनोड क्या हो गया? ऋणात्मक है। क्लियर हुआ? चलिए, अब अपन पढ़ते हैं डेनियल सेल की क्रियाविधि। क्रियाविधि में कुछ नहीं है, वर्णन करना होता है। जैसे नंबर 1 में आप कह सकते हो कि डेनियल सेल में जिंक धातु की छड़, डेनियल सेल में ये जिंक धातु की छड़ है, ZnSO4 के विलयन में डूबी रहती है, और कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है, अलग अलग पात्रों को, और इन दोनों पात्रों को एक लवण सेतु से जोड़ देते हैं। या फर्स्ट पॉइंट में कह सकते हो। सेकंड में ZnSO4 विलयन में जिंक की छड़ से Zn2+ आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा
ये इलेक्ट्रॉन, अगले पॉइंट में, ये इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू कैथोड की छड़ पर पहुंचकर उस पात्र में उपस्थित CuSO4 विलयन में से 2+ आयनों द्वारा अपचयित हो जाते हैं और कॉपर की छड़ पर एकत्रित हो जाता है। यानी अपचयित होकर कॉपर कहाँ एकत्रित हो जाता है? कॉपर की छड़ पर एकत्रित हो जाता है। इसे अपचयन क्रिया कहते हैं। यानी इसमें कौन सा हो गया? अपचयन। तो ये हो गई कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तार के द्वारा कॉपर की छड़ पर पहुंच जाते हैं और कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित Cu2+ आयनों द्वारा क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, बार बार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इस प्रकार जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है, इसलिए एनोड, और कॉपर की छड़ पर अपचयन होता है, इसलिए कैथोड कहलाती है। और लवण सेतु विद्युत परपथ को पूर्ण करता है। यानी विद्युत परपथ को पूर्ण करने में ये नहीं होगा तो परपथ अधूरा है, माने अनकम्प्लीट है। इसके कारण विद्युत परपथ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। बोलो, समझ में आ गई इसकी क्रिया विधि। अब आती है संपूर्ण सेल अपक्रिया। तो देखो, संपूर्ण सेल अपक्रिया तो यही अपक्रिया है। पहले आप लिख सकते हो Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी लिख सकते हो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीडेशन, जो रिडक्शन है, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल गिव्स Zn2 प्लस Cu। ये संपूर्ण अपक्रिया आपकी आ गई। बोलो, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मान लो ये पूछ ले लवण सेतु क्या है, तो आप कह देना कि यू आकार की एक ऐसी नली है। इस नली का नाम अगर नली होता है और इसमें KCl, NaOH या कोई ऐसा लवण भरा होता है। NaOH तो नहीं है, क्षार है। NaCl कह सकते हो, NH4Cl कह सकते हो, ठीक है, KNO3 है। कोई भी लवण जिसमें धनायन ऋणायन होते हैं, लवण का मतलब उसमें धनायन ऋणायन होते हैं, इस नली को अपन लवण सेतु कहते हैं और ये विद्युत परपथ को पूर्ण करती है। दूसरी, ये विलयन को उदासीन बनाए रखती है। देखो, इसमें Zn2+ साइन बढ़ रहे थे, इसमें Cl- साइन, इसमें SO4 साइन बढ़ रहे थे, तो ये विलयन को क्या उदासीनता बनाए रखती है। लवण सेतु का ये इसका कार्य हो गया। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट करो, तो अंतर क्या है? जब हमने सेल पढ़ लिए तो अंतर तो तुरंत हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि इधर है विद्युत रासायनिक सेल और इधर है विद्युत अपघटनीय सेल, तो विद्युत रासायनिक सेल का पहला पॉइंट तो यही कह दोगे कि यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा है, इससे विद्युत हम बना रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि ये वाला सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं। इसमें अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं, जबकि इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। इसमें एनोड ऋणात्मक है और कैथोड धनात्मक, जबकि इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। अगला है, इस सेल में रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होती है, अपने आप हो रही है, जबकि इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अपक्रिया होती है। इस सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इस सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता है, इसमें कोई लवण सेतु की भी आवश्यकता नहीं है। 4-5 पॉइंट हो गए, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है,